हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन की सीरीज चल रही है जो कि आपकी यूपी पीसीएस सहित यूपी की सभी परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण है। आज आपका इसी क्रम में लेक्चर नंबर 3 है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर भारत का मैप दिया हुआ है। आपके भारत के मैप में बीचों बीच से एक रेखा जा रही है। ये रेखा आप देख पा रहे हैं और ये रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से ये रेखा पास होती है। इस रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। आप इसके बारे में अगर पढ़कर नहीं आए हैं तो क्लास 6 की ज्योग्राफी का जो चैप्टर है वहां से इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम अपने जानने लायक इसकी अवधारणा को समझ लेते हैं। तो कर्क रेखा जो है आपकी, ये आपके भारत के 8 राज्यों से गुजर रही है। आपकी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को बीचों बीच से काटने वाली जो रेखा होती है, यानी इस पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा जा रही है, इसको 0 डिग्री अक्षांश या फिर विषुवतीय रेखा या फिर इसको भूमध्य रेखा या फिर इसको इक्वेटर लाइन कहा जाता है। इसके जस्ट ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ में, जो 3.5 डिग्री के अंतराल पर जो रेखा खींची गई है, इसको यहां पर कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में 3.5 डिग्री के अंतराल पर जो रेखा डाली गई है, ये वाली जो रेखा डाली गई है, इसको मकर रेखा बोला जाता है। अब देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र को उष्णकटिबंध बोला जाता है। इसका रीजन ये है क्योंकि यहां पर वर्ष भर सूर्य का प्रकाश अच्छा खासा प्राप्त होता है। इस वजह से क्षेत्र को उष्णकटिबंध बोला जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। अब इसके ऊपर यानी कि आपके 3.5 डिग्री उत्तरी के ऊपर का जो क्षेत्र है 30 डिग्री तक, इसी प्रकार यहां पे दक्षिण में 30 डिग्री तक का जो क्षेत्र है, इसको उपोष्णकटिबंध बोला जाता है। इसको उपोष्णकटिबंध बोला जाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। यानी 3.5 डिग्री दक्षिणी से लेकर 3.5 डिग्री उत्तरी के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंध है। वहीं 3.5 डिग्री उत्तरी से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक का जो क्षेत्र है वो उपोष्णकटिबंध में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से 3.5 डिग्री दक्षिणी से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र भी उपोष्णकटिबंध में आ जाता है। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहां तक आपको बेसिक चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं अपने मैप पर। अब देखिए, ये आपका यूपी का अक्षांशीय विस्तार है। यूपी का जो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 अंश उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होकर 30 डिग्री 24 अंश उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। यानी अभी मैंने आपको बताया था 23.5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है वो किस में आ जाता है? उपोष्ण में आ जाता है। तो यहां पर आपका यूपी भी उपोष्ण में आ गया, यूपी भी उपोष्णकटिबंध में आ गया। अब यहां पर आपको मैप में लोकेशन देखनी है। आप ये देख पा रहे हैं कि जो आपकी कर्क रेखा है वो यूपी से होकर नहीं जा रही है, बल्कि कर्क रेखा यूपी से थोड़ा सा नीचे से है। तो कर्क रेखा का जो उष्णकटिबंधीय प्रभाव है वो खास करके आपके बुंदेलखंड वाले पठारी रीजन में देखने को मिलता है। इस रीजन में यहां पर आपको कर्क रेखा का प्रभाव देखने को मिलता है। यूपी के उत्तर में आपकी हिमालय की शिवालिक रेंज पड़ती है। तो यहां पर हिमालय की शिवालिक रेंज होने की वजह से यहां पर समशीतोष्ण प्रभाव इसका देखने को मिलता है। खास करके जो भाबर और तराई प्रदेश है वहां पर इसका समशीतोष्ण प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यूपी की पश्चिमी सीमा की बात करें तो पश्चिमी सीमा हरियाणा से लगी है और यहां हरियाणा से इधर आपको थार डेजर्ट देखने को मिलता है। यानी यहां पर पश्चिम की तरफ अगर बात करें तो पश्चिम में यूपी पर थार डेजर्ट का भी हल्का सा प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो यहां की जो जलवायु है वो पूरी तरह से उपोष्णकटिबंधीय नहीं हुई। इसके अलावा यूपी में जो मानसून का आगमन है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से होता है। इस तरफ से मानसून का आगमन भी होता है। तो सामान्य रूप से प्रदेश की जो जलवायु बोली जाएगी वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी अर्थात समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय या इसको उपोष्ण मानसूनी जलवायु बोला जाएगा, क्योंकि इस पर जलवायु पर ना तो केवल उपोष्णकटिबंध का ही पूरी तरह से प्रभाव पड़ रहा है, न ही पूरी तरह से उष्णकटिबंध का प्रभाव पड़ रहा है, न ही समशीतोष्णकटिबंध का प्रभाव पूरी तरह से पड़ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर मिक्सअप है। ऊपर से यहाँ पर मानसून भी आ रहा है। तो ये जलवायु जो बोली जाएगी ये उपोष्ण मानसूनी जलवायु जो बोली जाएगी, यानी या फिर इसको उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु या फिर उपोष्ण मानसूनी जलवायु इसको कहा जाएगा। यहां तक बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, हमारे यूपी में वर्ष भर में 3 ऋतुएं घटित होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो क्रम बाई क्रम इन तीनों ऋतुओं को देख लेंगे कि तीनों ऋतुएं कैसे घटित होती हैं और इनका समय क्या होता है। बात कर लेते हैं यहां पर ग्रीष्म ऋतु की। देखिए, 21 मार्च के बाद सूर्य जो है उत्तरायण होने लगता है। उत्तरायण का मतलब ये है दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करने लगता है।
इसी के साथ उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है। 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, यानी सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और लंबवत पड़ने की वजह से उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। तो 21 जून को जो परिघटना है इसको उत्तरी अयनात या फिर इसको ग्रीष्म अयनात बोला जाता है, यानी इसको उत्तरी अयनात या फिर इसको ग्रीष्म अयनात बोला जाता है। अब चूंकि हमारी जो अवस्थिति है यानी प्रदेश की जो अवस्थिति है वो कर्क रेखा के नजदीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ मार्च के बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है और जून में गर्मी जो होती है वो भयंकर या भीषण वाली गर्मी होती है क्योंकि हम लोग कर्क रेखा के नजदीक हैं। तो प्रदेश में मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु रहती है। सूर्य के कर्क रेखा की ओर बढ़ने के साथ जो प्रदेश का तापमान है इसमें भी वृद्धि होना शुरू हो जाता है और जून में तापमान जो है अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाता है, उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है क्योंकि 21 जून को सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी कर्क रेखा पर पड़ती हैं और हमारा जो दक्षिणी वाला रीजन है, दक्षिणी का जो पठारी वाला रीजन है ये कर्क रेखा के समीप है। तो इस वजह से जो पठारी रीजन है इसमें सबसे ज्यादा गर्मी महसूस की जाती है, खास करके जून के महीने में 20 और 21 जून के लगभग। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश का जो औसत अधिकतम तापमान है 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस तक और औसत न्यूनतम तापमान है रात का तापमान जो है 21 से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक और इनके बीच का अंतर यानी कि उच्चतम का और न्यूनतम के बीच का जो अंतर है ये 14 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस ऋतु में चूंकि सूर्य जो है जून के महीने में 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत इसकी किरणें पड़ती हैं, तो इस वजह से कर्क रेखा के नजदीक होने की वजह से जो आपका बुंदेलखंड वाला रीजन है यहां से लेकर ये जो रीजन है आपका यहां पर भीषण वाली गर्मी महसूस होती है। तो इस ऋतु में कर्क रेखा के नजदीक होने के कारण प्रयागराज, फतेहपुर, आगरा, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर आदि बुंदेलखंडीय नगरों का तापमान 40 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब देखिए यहां पर एक परिघटना और होती है। ग्रीष्म ऋतु में यहां पर जैसे जैसे सूर्य उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की ओर खिसकता है, ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट होता है, वैसे वैसे यहां पर निम्न अवदाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। एक निम्न दाब का क्षेत्र जिसको आप LPZ कहा जाता है, लो प्रेशर जोन, ये क्रिएट हो जाता है। तो इस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए आसपास के क्षेत्रों से हवाएं चल पड़ती हैं। तो जब आसपास के क्षेत्रों से हवाएं चलती हैं, चूंकि उन हवाओं में नमी नहीं होती है क्योंकि सूर्य यहाँ पर एक तो गर्मी पड़ रही है और सूर्य जो है लगातार उत्तरायण होता जा रहा है, तो इस वजह से आसपास का क्षेत्र बिल्कुल शुष्क होता है और जो हवाएं आती हैं उनमें बिल्कुल नमी नहीं होती है क्योंकि उन्हें लो प्रेशर जोन वाला क्षेत्र भरना होता है। तो इस क्षेत्र को भरने के लिए हवाएं चल पड़ती हैं। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के दिनों में आपके 10 बजे से लेकर 5 बजे तक भयंकर वाली जो आंधी टाइप चलती है उसको लू कहा जाता है, उसको लू कहा जाता है। और ये लू इसी LPZ की वजह से चलती है, लो प्रेशर जोन की वजह से चलती है, जो कि आपके सूर्य के उत्तरायण होने के साथ गंगा के मैदान में बन जाता है। इसी वजह से यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश वगैरह में, राजस्थान वगैरह में लू देखने को मिलती है। ये लू मतलब देखने से मतलब महसूस करने को मिलती है। तो ये लू वही है, यानी इस ऋतु में विशेषकर मई जून महीने में पश्चिमी हवाएं तीव्र हो जाती हैं जिन्हें लू कहा जाता है। आपके प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी जो है वो आगरा और झांसी में और सबसे कम बरेली में पड़ती है। उसका भी रीजन सुन लीजिए, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका बरेली रीजन जो है, आपका जो ये वाला जो बरेली रीजन है ये शिवालिक के पास है, ठीक है। इसके अलावा जो मानसूनी पवनें हैं, खास करके जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, ये यहाँ पर पहुंच के सबसे पहले बरेली रीजन, यानी आप ये देखेंगे बरेली रीजन के आसपास जो शिवालिक रेंज है यहाँ पर टकराकर अच्छी खासी भाबर और तराई प्रदेश में वर्षा करती है। इस वजह से यहाँ पर नमी भी प्राप्त हो जाती है। दूसरी बात, जो आपका आगरा वाला रीजन है या झांसी वाला रीजन है, ये रीजन जो है एक तरह से अरावली रेंज के समानांतर पड़ जाता है और इस वजह से यहाँ पर किसी प्रकार की मानसूनी पवनें इस क्षेत्र में वर्षा नहीं कर पाती हैं। तो ये रीजन सूखा रह जाता है। सूखा रहने के साथ साथ ये रीजन जो है किसके पास है? कर्क रेखा के पास भी है। तो इस वजह से सबसे ज्यादा गर्मी जो है वो आगरा और झांसी में और सबसे कम बरेली में पड़ती है। तो ये बात आपके मन में क्लियर हो गई होगी। एक नोट दिया हुआ है, नोट में लिखा हुआ है 10 जून 2019 को प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में, यानी प्रदेश का जो बांदा डिस्ट्रिक्ट है यहां पर सर्वाधिक टेम्परेचर दर्ज किया गया है। ये वाला आपका जो बांदा डिस्ट्रिक्ट है यहां पर 49.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। यानी फिलहाल अभी का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से ये सर्वाधिक तापमान माना जाता है। अब बात कर लेते हैं आपकी वर्षा ऋतु की। तो वर्षा ऋतु का आगमन हमारे यहाँ कैसे होता है वो भी जान लीजिए। आपके सामने जो मैंने इमेज लगाया हुआ है ये इमेज आपकी NCERT का ही इमेज है।
देखिए आप लोग ये अभी जान चुके हैं कि 21 मार्च के बाद सूर्य क्या करता है, सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट कर देता है, यानी ऊपर की ओर खिसकना स्टार्ट कर देता है। और ऊपर की ओर खिसकने के साथ साथ यहाँ पर लो प्रेशर जोन यानी LPZ का क्षेत्र, या फिर इसको ITCZ भी बोला जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, सरल शब्दों में इसको LPZ कहते हैं, सरल शब्दों में LPZ लो प्रेशर जोन बोल देते हैं। वैसे इसका अगर हम ज्योग्राफी की भाषा में देखें तो इसको ITCZ बोला जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोला जाता है। तो ये निम्न दाब का क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र को भरने के लिए हवाएं पहले तो आसपास से चल पड़ती हैं। आसपास के जो उच्च दाब के क्षेत्र होते हैं हल्के से, पहले तो वहां से हवाएं चलती हैं जो कि लू के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन जब ये क्षेत्र काफी ज्यादा प्रबल हो जाता है, खास करके 21 जून तक पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा प्रबल हो जाता है, तो यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में जो आपका उच्च दाब का क्षेत्र है, यहां से हवाएं इसको भरने के लिए चल पड़ती हैं। आपने फेरल का नियम पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। फेरल के नियम के अकॉर्डिंग जब हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में एंटर करती हैं तो उनकी दिशा जो होती है परिवर्तित हो जाती है, उनकी दिशा बाएं से दाएं हो जाती है। यही कारण है कि यहां पर जब हवाएं दक्षिणी गोलार्ध को पार करके उत्तरी गोलार्ध में जब एंटर करती हैं, उनकी दिशा जो होती है वो दाईं हो जाती है। तो ये हवाएं जब चल पड़ती हैं यहां से, तो अपने साथ हिंद सागर, अरब सागर की जो नमी है वो अपने साथ ले आती हैं और ऐसे करके यहां पर आगे बढ़ती हैं। भारत तक पहुंचते पहुंचते जो आपकी जो मानसून शाखा है, दक्षिण पश्चिमी मानसून शाखा जो है, ये मानसून शाखा दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक तो अरब सागर शाखा में और दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा में। तो अरब सागर शाखा जो है आपके यूपी में वर्षा नहीं कर पाती है, ये यहीं तक आगे अरावली के समानांतर ऊपर निकल जाती है और दिल्ली तक ये पहुंच जाती है, यानी ये वर्षा यहाँ पर नहीं कर पाती है। ये खास करके सह्याद्री वगैरह में या फिर गुजरात वाले रीजन में वर्षा कर लेती है, मध्य का जो पठारी रीजन है वहां पे वर्षा कर लेती है, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश तक अरब सागर शाखा नहीं पहुंच पाती है। आपके यहाँ जो वर्षा होती है ये आपकी दूसरी इसकी जो शाखा है दक्षिण पश्चिमी मानसून की, यह है बंगाल की खाड़ी शाखा, जो कि बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के बाद पहले जो म्यांमार की अराकान योमा पहाड़ी है वहां से टकराती है और वहां से टकराने के उपरांत ये कहाँ की ओर मुड़ जाती है, वहां के बाद ये मुड़ जाती है मेघालय की जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं वहां पर मुड़ जाती है। और फिर उन पर टकराने के बाद, यानी वहां पर मेघालय वाले रीजन में अच्छी खासी वर्षा करने के बाद ये पुनः बंगाल होते हुए, बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश के रीजन में प्रवेश कर जाती है। तो ऐसे करके हमारे यूपी में जो वर्षा प्राप्त होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त होती है। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो प्रदेश में वर्षा जो है मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा, यानी इसको पूर्वा कहा जाता है, इससे होती है। बंगाल की खाड़ी शाखा गारो खासी जयंतिया यानी मेघालय की पहाड़ियां हैं, इनसे टकराने के बाद कोलकाता से होते हुए पटना, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली तक जाती है। यानी बंगाल की खाड़ी का जो बंगाल की खाड़ी शाखा का रूट है वो रूट बताया गया है कि पहले कहाँ पर, पहले मैंने तो आपको बता दिया, पहले म्यांमार में अराकान योमा, तो अराकान योमा आपको नाम याद नहीं रहेगा इसलिए यहाँ पर नाम यूज कर लिए गए मेघालय के, कि अराकान योमा से टकराने के बाद ये मेघालय की जो गारो खासी जयंतियां है वहां तक जाती है और वहां से टकराने के बाद ये शाखा जो है आपके कोलकाता होते हुए, पटना होते हुए, इलाहाबाद, कानपुर और दिल्ली तक ये चली जाती है। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बंगाल की खाड़ी शाखा कोलकाता और पटना को पार करने के बाद लगभग 22 जून को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और 28 जून के बाद प्रदेश के मैदान में वर्षा स्टार्ट हो जाती है। यानी आप ये देख पा रहे हैं कि ये यहां से प्रवेश कर रही है, कहां से कर रही है, पूर्व से प्रवेश कर रही है और पश्चिम तक जा रही है। ये आपका पश्चिमी रीजन है और ये आपका पूर्वी रीजन है, यानी बंगाल की खाड़ी शाखा है पूर्व से प्रवेश कर रही है और पश्चिम तक जा रही है। बंगाल की खाड़ी शाखा जो है प्रदेश में प्रवेश करने के बाद दाईं तरफ मुड़ जाती है। दाईं तरफ क्यों मुड़ जाती है? अभी आपने फेरल का नियम पढ़ा था। फेरल के नियम के अनुसार जो आपकी हवाएं होती हैं वो आपके उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर मुड़ने की उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है। कोरियोलस बल के प्रभाव में उनकी जो प्रवृत्ति है वो दाहिनी ओर मुड़ने की प्रवृत्ति हो जाती है। तो इस वजह से जो यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी शाखा आ रही है ये इसी कोरियोलिस बल के प्रभाव की वजह से दाहिनी ओर मुड़ जा रही है। दाहिनी का मतलब क्या है? इसका राइट साइड यही है, यानी इस साइड में मुड़ गई। और यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर आपकी क्या है, यहां पर शिवालिक रेंज पड़ती है, यानी हिमालय की यहां पर शिवालिक रेंज है। तो ये शिवालिक रेंज की जो पहाड़ियां हैं यहां पर टकरा कर शिवालिक रेंज के नीचे इसके ढाल पर अच्छी खासी वर्षा करती है और यही कारण है कि आपके भाबर और तराई प्रदेश में बहुत अच्छी खासी वर्षा की मात्रा प्राप्त होती है। तो परिणाम स्वरूप ये हिमालय से टकराती है, अर्थात शिवालिक के ढालों पर खूब वर्षा होती है और यही मेन रीजन है, इसकी वजह से आपका भाबर और तराई प्रदेश सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है। यूपी में सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी छोर पर प्राप्त होती है और इसके अंतर्गत गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है। देखिए ये यूपी का उत्तरी हिस्सा है, नॉर्थ है,
ये इसका दक्षिणी हिस्सा है, ये इसका पूर्वी हिस्सा है और ये इसका यूपी का पश्चिमी हिस्सा है। उत्तर पूर्वी का मतलब हो गया ये वाला रीजन, यानी आपका महाराजगंज और कुशीनगर वाला जो क्षेत्र है ये उत्तर पूर्वी हो गया। तो यूपी में सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी छोर पर, यानी इस छोर पर यहाँ से मानसून एंटर करता है तो इस छोर पर सर्वाधिक वर्षा की मात्रा प्राप्त होती है। और इसके अंतर्गत जो गोरखपुर जिला पड़ता है, जो मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये आपका गोरखपुर जिला है। तो गोरखपुर जिला में सर्वाधिक वर्षा की मात्रा दर्ज की जाती है। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि यूपी के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा की मात्रा दर्ज की जाती है, तो वो है गोरखपुर जिला। यूपी में जो वर्षा होती है उसमें उत्तर से दक्षिण की ओर घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसका रीजन क्या है? चूंकि आपने अभी भी जाना है, फेरल के नियम के अकॉर्डिंग जो हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। यानी जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, जैसा कि एरो के माध्यम से मैंने दिखाया है कि ऊपर की ओर इस तरफ मुड़ जा रही है, यानी ये अपने दाईं ओर मुड़ रही है और दाईं ओर मुड़कर ये शिवालिक रेंज से टकराकर यहाँ पर इसके भाबर और तराई प्रदेश में अच्छी खासी वर्षा करती हैं, शिवालिक के ढालों पर अच्छी खासी वर्षा करती हैं। वहीं ये जो मानसूनी बवनें हैं ये आपके बुंदेलखंड वाले रीजन तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, बुंदेलखंड के पठारी रीजन को बिल्कुल टच ही नहीं कर पाती हैं। तो यही कारण है कि आपका यूपी का जो बुंदेलखंड वाला रीजन है ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है। साथ ही साथ आपके जो मानसून है इसमें पूर्व से पश्चिम घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि जो मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा है इसमें नमी की मात्रा कम होती जाती है। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी इसमें नमी की मात्रा कम होती है, क्योंकि ये अपने साथ साथ वर्षा भी करता जाता है। तो जैसे जैसे आप यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा घटती जाती है। इन दोनों कारकों के मिले जुले प्रभाव के कारण प्रदेश में सबसे कम वर्षा जो है ये मथुरा में दर्ज की जाती है। ये आपका मथुरा रीजन है। आप जैसा कि एरो के माध्यम से देख पा रहे हैं, मथुरा रीजन में बंगाल की खाड़ी शाखा जो है ये एंटर नहीं कर पाती है, यानी इसकी बहुत माइनर सी फुहार पड़ पाती है। तो इस वजह से मथुरा में सबसे कम वर्षा दर्ज की जाती है, क्योंकि रीजन इसका साफ साफ है। रीजन ये है, एक तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की शाखा की जो है वो यहाँ तक नहीं आ पा रही है, क्योंकि उनमें अपने दाईं ओर मुड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस वजह से ये इसका जो तराई वाला रीजन है यहाँ पे अच्छी खासी वर्षा कर पाती है, जबकि मथुरा जो है तराई प्रदेश से काफी दूर पड़ता है और ये अरावली के समानांतर आ जाता है, ये अरावली के नजदीक आ जाता है। तो इस वजह से मथुरा जो है छूट जाता है, मथुरा में बहुत कम मात्रा में बारिश हो पाती है। जहां एक तरफ गोरखपुर क्षेत्र में प्रदेश की सर्वाधिक यानी 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहीं दूसरी तरफ आपके मथुरा में सबसे कम 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यानी मथुरा में सबसे कम होती है और गोरखपुर में सबसे ज्यादा होती है। ये याद रखना, आप कई बार ये पूछा गया है। अगर हम वर्षा की बात दिनों में करें तो गोरखपुर में 56 दिन वर्षा की संभावित अवधि है, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र 32 दिन है। यानी गोरखपुर में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है, वहीं पश्चिमी यूपी के जो जिले हैं आपके, खास करके सहारनपुर है, मेरठ वगैरह रीजन के जो जिले हैं, यहां पर मात्र औसत रूप से 32 दिन वर्षा ही हो पाती है। आपके उत्तर प्रदेश में संपूर्ण जो वर्षा होती है इसका लगभग 83% जो भाग है वो आपकी जुलाई सितंबर तक, यानी कि आपकी बंगाल की खाड़ी शाखा से पूरा होता है। और शेष वर्षा जो है वो जाड़ों और गर्मियों में होती है। जाड़ों में वर्षा जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के आगमन की वजह से होती है, और गर्मियों में कभी कभी क्या होती हैं, जो वायु राशियां होती हैं, वायु राशियां आपस में टकरा जाती हैं, उनके टकराने की वजह से अचानक से ओले वगैरह, बिजली का कड़कना, ये सब होता है और कहीं कहीं पे वर्षा प्राप्त हो जाती है। अब देखिए आपकी बात कर लेते हैं शीत ऋतु की। प्रदेश में शीत ऋतु जो है ये नवंबर से लेकर फरवरी तक रहती है, वहीं जनवरी जो है ये प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा महीना है। शीत ऋतु में आप लोग जानते हैं कि सूर्य जो है उत्तरायण से दक्षिणायन होने लगता है, यानी कर्क रेखा से सूर्य जो है नीचे की तरफ खिसकने लगता है, और ये कहाँ पहुंच जाता है, नीचे दिसंबर में जाकर ये नीचे की तरफ मकर रेखा पहुंच जाता है। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में तो अच्छी खासी गर्मी पड़ने लगती है और उसी समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सर्दी का मौसम होता है। तो जनवरी जो है प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा महीना होता है। शीत ऋतु में दक्षिणी पहाड़ी तब पठारी क्षेत्रों में औसत अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। और वहीं मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्र आपका ये वाला जो बीच वाला मैदान वाला रीजन है, यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें तो 27.2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पर रहता है। ये सर्दियों का टेम्परेचर यहाँ पर बताया गया है। प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान जो है ये दक्षिण से उत्तर की ओर कम हो जाता है, यानी इस साइड से ऊपर की ओर जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में गिरावट आती जाती है। उसका रीजन ये है कि ये जो आपका बुंदेलखंड का पठारी रीजन है ये कर्क रेखा के पास है। कर्क रेखा के पास होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है, और जैसे जैसे जो आपकी ऊपर वाला रीजन है जो कि आपके शिवालिक रेंज के पास है, हिमालयन रेंज के पास है, वहां पर अच्छी खासी सर्दी महसूस होती है। तो प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी।
उत्तरी पश्चिमी जिलों में शीत ऋतु में औसत तापमान अन्य सभी क्षेत्रों से सबसे कम लगभग 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। जो आपके उत्तर पश्चिमी जिले हैं, सहारनपुर वाला जो रीजन है आपका, आपके शामली वाला रीजन है, बिजनौर है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है इन सब की तुलना में, यानी कि नीचे के जिलों की तुलना में, जो आपके साउथ में, इसके यूपी के साउथ में जो जिले हैं, इनकी तुलना में यहाँ पर टेम्परेचर सर्दियों में काफ़ी कम रहता है। शीतकाल में हमारे यहाँ जो पश्चिमी विक्षोभ है, यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाला चक्रवात, इसको पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है, इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की मात्रा प्राप्त होती है और वो रबी की फसल के लिए, खास करके गेहूं और सरसों की खेती के लिए लाभदायक होती है। तो ऐसे करके आपने यहाँ पर ये चीज़ें समझ ली कि किस प्रकार से हमारी यूपी में जलवायु है और यूपी की जलवायु किस प्रकार से यूपी के लोगों को प्रभावित करती है, यहाँ की भूमि को प्रभावित करती है, हमें कैसे वर्षा की मात्रा प्राप्त होती है और कुछ क्षेत्र हमारे यहाँ क्यों वर्षा से छूट जाते हैं। वो सारे रीजन आपने यहाँ पर जान लिए हैं और मैप के माध्यम से अच्छे से समझ लिए हैं। तो इसी के साथ आपका ये वाला जो टॉपिक है ये कवर हो जाता है। और देखिए, आज से मैंने यहाँ पर एक सुधार किया है। आप लोग कई दिन से टाइम पूछ रहे थे, आप ये पूछ रहे सर ये वीडियो कब आएगी। इसका टाइम डेली 9 PM का रहेगा, यानी कि शाम के समय 9 बजे आएगी। दिन में मैं नहीं दे पाऊंगा, दिन में मॉर्निंग में तो आपकी 9 बजे आपकी UPSC वाली वीडियो आती है, इसका टाइम रहेगा 9 PM का। इस वजह से ये वाली वीडियो अब आपको डेली 9 PM को देखने को मिलेगी। तो चलिए, आज की बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।